Hello students, welcome in the online classes of Growth of Education Center. So today we are going to continue our chapter first, which was life processes nutrition. बेटा हमने चैप्टर शुरू किया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, उसका फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट किया था और न्यूट्रिशन के भी ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स है वो हम कवर कर चुके हैं। आज की लास्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, पार्ट 6 है आज इस क्लास का, और पार्ट 6 में क्लास जो है कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी। पढ़ना क्या है हमको आज के क्लास में, सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, बट जो मेन प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है और कैसे होता है, कौन से प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड डाइजेशन। न्यूट्रिशन हमको तभी मिलेगा जब जो फूड हमने खाया है वो प्रॉपर्ली बेटा क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं बेटा, उन सब के लिए अलग तरीके के जो सिस्टम है वो प्रेजेंट है। अगर रेस्पिरेशन होना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन होना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रिप्रोडक्शन होना है, रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। सिमिलरली डाइजेशन की जब बात आती है तो इसके लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बच्चे, द सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स होंगे, ऑर्गन्स होंगे। कौन कौन से पार्ट्स है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, तो नंबर फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड पार्ट इज associated digestive glands. Second part is associated digestive glands. ये दो पार्ट से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनके रेडी होता है। पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल पूरा वो जिसमें हमारा फूड ट्रैवल करता है फ्रॉम माउथ टू एनस, उसी में बीच बीच में डाइजेशन होता रहता है कुछ कुछ पार्ट्स में। एंड द सेकेंड पार्ट विच इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो बीच बीच में बेटा क्या सिक्रीट करती हैं, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अपने एंजाइम सिक्रीट करती हैं, और उन एंजाइम्स को एलिमेंट्री कैनाल तक जब वो पहुंचते हैं तो फूड के डाइजेशन में वो एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। तो इन दो पार्ट से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनके रेडी होता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो बेटा माउथ से लेके एनस तक बॉडी में एक कैनाल जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं बेटा, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो जगह है जहाँ पे हमारा फूड ट्रैवल करता है, पूरा डाइजेस्ट होता है और उसके बाद उससे हमको एनर्जी मिलती है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से डिजेस्ट आउट हो जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दो नाम आप इसके हैं। माउथ से लेके एनस तक ये प्रेजेंट होता है। माउथ जहाँ पे इंजेक्शन का प्रोसेस होगा, फूड को इंजेस्ट किया जाएगा, और एनस बेटा जहाँ पे इजेशन का प्रोसेस होगा, फूड में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उसको बॉडी से एडजस्ट आउट कर दिया जाएगा। लेंथ इसकी क्या होती है, अगर हम बात करें तो 9 मीटर की इसकी लेंथ होती है, माउथ से लेके एनस तक के पहुंचने के लिए 9 मीटर लॉन्ग ये ट्यूब होता है, ये कैनाल होती है, इसमें हमारा फूड ट्रैवल करता है। देखते बेटा क्या पॉइंट्स लिखे हमारे सामने। द एलिमेंट्री कैनाल, नेम मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, also called as the digestive tract, ये भी नेम मैंने आपको बताया। This long tube of organs make a pathway for food। ये क्या करती है, फूड के लिए पाथवे तैयार करती है, रास्ता तैयार करती है। क्या कर रही है बेटा, पाथवे है फूड के लिए, ठीक, टू ट्रैवल थ्रू द बॉडी, की पूरी बॉडी में इसी पाथवे पे या इसी एलिमेंट्री कैनाल पे फूड ट्रैवल कर पाए। साथ साथ कहाँ से कहाँ तक, इट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एनस कौन सी जगह है, from where poop comes out। poop means waste product, वेस्ट प्रोडक्ट, फूड को खाने के बाद, डाइजेशन के बाद जितनी भी वेस्ट चीजें बची हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज पूप। ये जो है एनस से बाहर आ जाए। कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं, मैं आपको बता ही देती हूँ।
माउथ है बेटा, फेरिक्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट दी एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद प्रेजेंट होता है एनस। तो माउथ, फेरिक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सबसे एंड में एनस। तो जो मैंने बताया था आपको कि माउथ से लेके एनस तक बेटा ये ट्यूब जो प्रेजेंट रहता है। तो यही सब पार्ट्स के नाम आप देख सकते हैं, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स क्यों लिखा है? क्योंकि दो इंटेस्टाइन है, पहली स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन। एडल्ट मैन की बात की जाए, वो जो बड़े आदमी हैं, वयस्क हैं, तो उनमें कैसा साइज रहेगा इसका? 30 फीट या फिर 9 मीटर जो मैंने आपको बताया, वो इसकी लेंथ यहाँ पे रहने वाली है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में देखेंगे, हिंदी में इसका नाम है आहार नाल। क्या कह रहे हैं? आहार नाल या फिर पाचन तंत्र। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये एक लंबी नली है जिससे क्या होता है, भोजन को शरीर में पहुंचाने के लिए मार्ग बनाती है, पूरा रास्ता तैयार कर देती है कि फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर पाए और हमको जो है उससे न्यूट्रिशन मिल पाए, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीटली हो पाए और हम फूड को एडजस्ट जितने वे से उसको एडजस्ट भी कर पाए। ये मुंह से गूदा तक, मुंह से लेके इसका शुरुआत होती है और गूदा पे जाके ये खत्म होती है। गूदा बेटा कौन सी जगह? मैंने भी आपको बताया, जहां से मल निकलता है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट है वो यहाँ से बॉडी के बाहर चल जाता है। और इसमें अन्न प्रणाली, कौन कौन से पार्ट्स? अन्न प्रणाली है, पेट है, आते हैं, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। और अगर एक वयस्क की बात की जाए तो 30 फीट या फिर 9 मीटर की लंबाई इसकी होती है, इसकी लेंथ इस तरीके की रहती है। चलिए अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं इनके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे, एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये देखिए आप डायग्राम देख सकते हो उसके पहले। सबसे फर्स्ट पार्ट बेटा माउथ, मैंने आपको बताया था माउथ प्रेजेंट होता है। सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया फेरिक्स, ये प्रेजेंट होता है। थर्ड ईसोफेगस, फोर्थ स्टमक, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंड नंबर 7 एनस। ठीक बेटा, इसके अलावा ग्लैंड्स भी देखिए आपको यहाँ पे दिख रही हैं। पहली ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में प्रेजेंट होती है। सेकेंड ग्लैंड लीवर पैरेलली टू द स्टमक प्रेजेंट होती है एंड थर्ड ग्लैंड पैनक्रियास। तो 3 ग्लैंड्स और 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हैं। ये बेटा जहाँ से अपने फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, दैट पार्ट इज माउथ। फेरिक्स देखिए माउथ के बाद ही खाने को आगे लेके जा रहा है, दैट इज फेरिक्स। ईसोफेगस फेरिक्स से आगे स्टमक तक खाने को पहुंचा रहा है। उसके बाद वाला पार्ट स्टमक है। अंदर ही जो इंटेस्टाइन प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाहर साइड पे जो इंटेस्टाइन प्रेजेंट है लार्ज इंटेस्टाइन है और सबसे एंड में जहाँ से फूड हमारा इन द फॉर्म ऑफ पूप बॉडी के बाहर चला जाएगा, वो कौन सा पार्ट है बेटा? तो वो है एनस। ग्लैंड्स कहाँ का प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होती है। लीवर जो है ये आप देख रहे हैं हमारे एब्डोमेन एरिया में प्रेजेंट है। पैनक्रियास अगेन एब्डोमेन एरिया में प्रेजेंट है। तो ये इतने पार्ट्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखिए माउथ। माउथ के बारे में बेटा जब बात करते हैं तो सबसे पहले शुरू करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। तो माउथ को जब आप एक्सटर्नली देख रहे हैं तो आपको क्या प्रेजेंट दिख रहा है यहाँ पे? तो माउथ में एक्सटर्नली 2 लिप्स प्रेजेंट होते हैं और ये लिप्स जब ओपन होंगे तभी हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं? इंजेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हमारे ये हो गया कि एक्सटर्नली यहाँ पे 2 लिप्स प्रेजेंट है। सबसे पहला पॉइंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात, 2 लिप्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इनर तरफ जब हम मूव करते हैं,
इनर साइड पे जब हम देखते हैं तो इंटरनली जब हम इस माउथ को ओपन करेंगे तो एक कैविटी ओपन होती है बेटा, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड, सेकेंड थिंग इंटरनली की जब हम बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला चीज आए वो आया बकल कैविटी। क्या कहते हैं इस कैविटी को? बकल कैविटी कहते हैं। कैविटी मींस बेसिकली होता है कि कोई खाली जगह, और जब हमने माउथ को ओपन करे तो हमको वहां पे खाली जगह जो है वो देखने के लिए मिलती है, एंड दैट खाली जगह और दैट कैविटी इज कॉल्ड बकल कैविटी। ठीक, बकल कैविटी के अलावा माउथ में दो और चीजें भी प्रेजेंट होती है। नंबर फर्स्ट इज टंग एंड नंबर सेकंड इज टीथ। तो ये हमारे इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नली की जब बात की जाएगी तो लिप्स प्रेजेंट है। लिप्स को जब ओपन करते हैं तभी हम अपने फूड को इंजेस्ट कर पाएंगे। और जब इंटरनली बात करते हैं तो सबसे पहले कैविटी, एक खाली जगह प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बकल कैविटी बोलते हैं। और उसके बाद जो है हमारा टंग एंड टीथ, ये दो पार्ट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ मैंने अभी आपको बताया सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी जो है यहीं पे प्रेजेंट होती है। अब प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे? तो सबसे पहली चीज कि फूड को बेटा च्यू किया जाता है। फूड को हमने खाया, इंजेस्ट कर लिया, इंजेशन के बाद उसको च्यू करने का काम यहीं पे होता है। कैसे च्यू करने में हमको हेल्प मिलती है? हमारा फूड जो है वो कंबाइंड होता है विद सलाइवा। ठीक बेटा, सलाइवा उसको हेल्प करता है कि वो क्या हो सके, इजिली च्यू हो सके। फूड में मिक्स होकर सलाइवा इसको च्यू करने में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग जो यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका सेमी डाइजेशन यहीं पे ही अकर हो जाता है। सेमी डाइजेशन यहीं पे ही अकर हो जाता है। देखिए हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पर अंदर पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। बट विटामिन्स के लिए और मिनरल्स के लिए नो डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। ये क्योंकि क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल है। बट जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनके लिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है फ्रॉम द बकल कैविटी, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो यहीं पे क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। लिप्स मैंने आपको बताया इंटरनल साइड पे प्रेजेंट है, इनर साइड पे हमारा टंग है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, मोलर, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स, इंसाइजेस, ये सब टीथ है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक बेटा, तो ये था अबाउट माउथ एंड बकल कैविटी। अब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली अबाउट द टंग, कि टंग का क्या काम है, टंग किस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है। तो टंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो प्रेजेंट है दैट इज पैपिला। ये जो पूरा पिंक पोर्शन दिख रहा है, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड पैपिला। एंड द सेकेंड थिंग व्हिच इज प्रेजेंट हियर इज टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स कौन कौन से टेस्ट की हमको करने में हेल्प करते हैं? स्वीट, सार, बिटर, न्यू टेस्ट है एक उमामी, एंड सॉल्टी। ये सारे ही टेस्ट हमको इन्हीं टेस्ट बड्स की वजह से ही फील होते हैं। अगर हम टंग की बात करें तो जो एंटीरियर एंड है इसका, जो स्टार्टिंग एंड है वो तो फ्री है, कहीं से भी अटैच नहीं है, हम उसको इजीली मूव करते हैं। बट जो पोस्टीरियर एंड है, जो बैक साइड वाला एंड है, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, वो एक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा रहता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रेनिकुलम। फ्रेनिकुलम की हेल्प से क्या होता है कि टंग हमारे बॉडी के साथ अटैच रहती है फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड, और एंटीरियर एंड से क्या रहती है बेटा? फ्री रहती है। काम क्या करती है ये, किस तरीके से हेल्प करती है? तो पहला फंक्शन तो देखिए इसका यही हो गया कि टेस्ट में हेल्प करती है, एंड सेकेंड फंक्शन है कि हमको स्पीच में, ये हम कह सकते हैं कि बोलने में भी हेल्प करती है। ये इसका एपेक्स रीजन है जो कंप्लीटली फ्री रहता है, ये पोस्टीरियर रीजन है जो कि अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेनिकुलम। क्लियर बेटा? और ये सारे टेस्ट है जो टंग फील करती है, पैपिला, टेस्ट बड्स दो,
पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, टेस्ट करने में और स्पीच करने में हमारी हेल्प करती है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट वाज टीथ। टीथ की अगर हम बात करें तो ये हमारे फूड को ग्राइंड करने के लिए, च्यू करने के लिए भी हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि अच्छा हम अपने फूड को इजीली ग्राइंड कर लेते हैं, इजीली च्यू कर लेते हैं, हमारा फूड जो है वो बहुत हद तक मैस्टिकेट हो जाता है इनकी वजह से। तो टीथ के भी यही फंक्शंस है। टीथ की जब बात की जाती है ह्यूमंस या मैमल्स में, तो टीथ के बेटा दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज थिकोडॉन्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिकोडॉन्ट? कि जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स की, तो हमारे पूरे लाइफ साइकिल में 2 सेट ऑफ टीथ हमको मिलते हैं। कैसे बेटा? जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके पास टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके टीथ आने शुरू होते हैं, और जिन टीथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिल्क टीथ। फिर अपनी टीनेज तक पहुंचते पहुंचते उसके वो टीथ भी धीरे धीरे करके टूट के अलग हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उसको मिलते हैं कौन से टीथ बेटा, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ हम सब ऑलरेडी स्पेस से निकले, हम सबको ये चीज पता है कि हाँ ऐसा होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कह रहे हैं, दैट द टीथ आर थिकोडॉन्ट इन नेचर, दैट मींस इन अ लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म he or she gets 2 set of teeth. First is milk teeth and second is permanent teeth. पहले दूध के दांत आएंगे और फिर स्थायी दांत आएंगे जो हमेशा साथ रहेंगे, और फिर एक बार जब ये टूट के चलेंगे बुढ़ापे में तो उसके बाद दोबारा कोई भी दांत जो है वो नहीं आएंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो ह्यूमंस के टीथ हैं दे आर हेटेरोडॉन्ट इन नेचर। What is the meaning of heterodont? Heterodont means कि यहाँ पे 4 types of teeth present होते हैं। 4 types of teeth present होते हैं। कौन कौन से टाइप्स है देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, incisors, canine, premolars and molars। ICPM, incisors, canine, premolars and molars। ये इस तरीके से टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है तो इस वजह से इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहा जाता है, हेटेरोडॉन्ट। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे। पहला कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा कि जो ह्यूमंस के टीथ है वो थिकोडॉन्ट है, कि उनको 2 बार लाइफ में टीथ मिलते हैं, और सेकंड हेटेरोडॉन्ट है, मतलब सारे दांत एक जैसे नहीं है, सब दांत अलग अलग टाइप के हैं, बेसिकली 4 टाइप के हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर पार्ट जो हमको विजिबल होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड क्राउन। क्राउन के बाद जो बेस तक जोड़ रहा है दैट इज नेक, और सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है रूट। ये सारे पार्ट्स जो है ये टीथ में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो रूट्स हैं ये एम्बेडेड रहते हैं इन द पल्प कैविटी, इन द पल्प कैविटी। और पल्प ही वो जगह है जहां पे ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, और कभी अगर हम जोर से ब्रश करते हैं हमारे टीथ को कोई हार्म होता है तो इसी पल्प से क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो क्राउन है, नेक है, रूट है, और रूट एम्बेडेड है इन द पल्प कैविटी। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेंटल फॉर्मूला। क्या देखना है बेटा हमको, डेंटल फॉर्मूला। यस, ह्यूमन बीइंग्स के दांतों के लिए डेंटल फॉर्मूला है। बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या है डेंटल फॉर्मूला? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ टीथ इन वन साइड अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन वन साइड। अब वन साइड हम किसका देख रहे हैं बेटा, ये तो वन साइड ऑफ अपर जॉ। एक बार हम अपर जॉ की बात करेंगे और दूसरी बार हम बात करेंगे ऑफ लोअर जॉ। लोअर जॉ मतलब जो हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक साइड पे यहाँ पे कितने टीथ प्रेजेंट है अपर पे, और सिमिलरली एक साइड में कितने टीथ प्रेजेंट है लोअर पे। जब हम आधे देख लेंगे, आधे काउंट कर लेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2।
क्लियर हुआ बेटा? क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ टीथ इन द राइट साइड ऑफ अपर जॉ या लेफ्ट साइड ऑफ द अपर जॉ एंड नंबर ऑफ टीथ इन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द लोअर जॉ एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको लिखने का क्या तरीका है? हमारे सारे टीथ एक साइड पे प्रेजेंट होंगे, आई सी पी एम, नीचे भी प्रेजेंट होंगे सिमिलर आई सी पी एम, और इसको हम इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई। कितने आई सी पी एम प्रेजेंट होते हैं? तो ये हमको बेटा लर्न कर लेना चाहिए। द नंबर इज 2 1 2 3 अपॉन नीचे भी इतने प्रेजेंट होते हैं 2 1 2 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमको 2 से, क्योंकि अभी एक साइड के टीथ गिन रहे हैं, दूसरे साइड के नहीं गिन रहे हैं। चलिए काउंट करते हैं 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने टीथ हो गए? 8 टीथ प्रेजेंट है एक साइड अपर जॉ पे। लोअर जॉ पे देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8, लोअर जॉ पे भी 8 टीथ प्रेजेंट है। 8 प्लस 8 कितना हो गया बेटा? 16, एंड 16 एक साइड पे, दूसरे साइड के भी 2 काउंट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर टोटल टीथ आ जाएंगे 32। क्या बताया मैंने आपको बताया कि डेंटल फॉर्मूला का एक क्वेश्चन होता है कि हमको डेंटल फॉर्मूला एक्सप्लेन करना पड़ता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं? एक साइड के अपर जॉ के और एक साइड के लोअर जॉ के टीथ गिन के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टीथ इन द अपर जॉ, नंबर ऑफ टीथ इन द लोअर जॉ, ऑब्वियसली वन साइड ICPM अपॉन ICPM मल्टीप्लाई बाय 2। ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 अपर 2 1 2 3 लोअर, सबको ऐड किया 69, और दूसरे साइड के भी जोड़े तो वो 32 हो गए। नाउ ये जो मैंने आपको बताया परमानेंट टीथ, आप समझ गए कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज मिल्क टीथ कितने होते हैं? तो मिल्क टीथ का नंबर क्या होता है? दैट इज 20। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे पॉइंट्स टीथ के बारे में आपके सामने हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर बेटा? तो माउथ के बारे में सारी बातें थी जो आपने पढ़ी, और आई होप आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं फेरिक्स के बारे में। फेरिक्स की जब बात आती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात एकदम राइट डाउन कर लीजिए। क्या राइट डाउन कर लीजिए? दैट फेरिक्स इज अ कॉमन पैसेज और पाथवे फॉर buccal cavity and nasal cavity, दोनों के लिए क्या है बेटा? कॉमन पाथवे। बकल कैविटी से क्या आएगा बेटा? फूड आएगा, नेजल कैविटी से क्या आएगा? एयर आएगा, और दोनों इसी से ही होते हुए आगे पास होते हैं, चाहे फूड हो या फिर वो एयर हो, दोनों के पास होने के लिए यही एक कॉमन रास्ता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? चलिए देखते हैं। फेरिक्स या फिर इसको हम थ्रोट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है बेटा, मतलब कि किससे बना हुआ है? मसल से बना हुआ है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। इन द मिडिल ऑफ योर नेक, नेक के बीच में कहीं ये प्रेजेंट रहता है। इट हेल्प्स यू टू ब्रीथ एंड डाइजेस्ट फूड। मैंने आपको बताया कि दोनों चीजें इससे जा रही हैं, तो जब एयर जा रही है तो वो ब्रीदिंग के लिए होती है, और जब फूड जा रहा है तो वो डाइजेशन के लिए होता है, तो दोनों के लिए हेल्प कर रही है। Many medical issues can affect your pharynx from a common cold to cancer, और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। अगर इसको कोई परेशानी हुई तो इसको नॉर्मल सा कोल्ड भी अफेक्ट कर सकता है, और या फिर बहुत बड़ा कैंसर भी इसकी वजह से बॉडी में अगर हो सकता है। यू कैन प्रोटेक्ट योर फेरिक्स बाय नॉट स्मोकिंग एंड अवॉइडिंग इन्फेक्शन। और अगर फेरिक्स को प्रोटेक्ट करना है डेलिकेट ऑर्गन को, तो सबसे पहले तो जो स्मोकिंग वाला एक बैड हैबिट है, ये लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिग नो, कैंसर एकदम इसको लाइफ से हटा देंगे, ताकि फेरिक्स जो है वो प्रॉब्लम ना करे। स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी खुद को प्रिवेंट करना है। एयर में कोई ऐसे पार्टिकल्स है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो भी जाके इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। कॉमन पाथवे है बकल कैविटी के लिए और नेजल कैविटी के लिए, दोनों से, एक से फूड आएगा एक से एयर आएगा, आप देख सकते हैं बना भी है। ओरल कैविटी से देखिए, नोज से, ये माउथ से होता है ओरल कैविटी से फेरिक्स की तरफ जा रहे हैं, और ये जो नेजल कैविटी है पर, ये भी ऊपर से फेरिक्स की तरफ ही जा रहे हैं। तो दोनों का जो पैसेज है वो कंबाइनिंगली फेरिक्स की तरफ ही मूव करता है। कोई डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे अगर नहीं होता, सिर्फ ये क्या करता है, मुंह माउथ से फूड को लेके ईसोफेगस तक आगे पहुंचा देता है। डेलिकेट ऑर्गन है, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ग्रसनी या गला आपकी गर्दन के बीच में एक मांसपेशियों से बनी हुई नली है,
ये आपको सांस लेने और भोजन पचाने में मदद करता है। सामान्य सर्दी से लेकर कैंसर तक कई चिकित्सकीय समस्याएं आपकी ग्रसनी को प्रभावित कर सकती हैं। आप धूम्रपान ना करके और संक्रमण से बचकर अपनी ग्रसनी की रक्षा कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट फेरिक्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नाउ द नेक्स्ट पैसेज इज ईसोफेगस। ईसोफेगस की जब बात होती है इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहली चीज तो कोई डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन, किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। क्या करेगी ये, सिर्फ फेरिक्स से फूड को लेगी और उसको ट्रांसफर कर देगी इनटू द स्टमक। जो भी डाइजेशन का प्रोसेस हम देखेंगे वो आगे स्टमक में ही होगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये बेटा यहाँ का कि यहाँ पे होता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट, पेरिस्टेसिस मूवमेंट के कि जो ईसोफेगस है ये इस तरीके से स्टेबल नहीं रहती, यहाँ पे परमानेंटली वेव लाइक मूवमेंट होते रहते हैं, इस तरीके से मूवमेंट होता रहता है। ये मूवमेंट बताइए अब किस लिए यूजफुल है, जब इस तरीके से परमानेंटली वेव्स का मूवमेंट होता रहेगा तो फूड इजीली क्या होता चला जाएगा, आगे ट्रैवल होता चला जाएगा, फूड जो है वो इजीली आगे स्टमक तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको फूड पाइप कहते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस कोई भी यहाँ पे अगर नहीं होता, फेरिक्स से फूड लेती है स्टमक तक पहुंचा देती है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट ये करती है, मतलब वेव लाइक मूवमेंट करती है, दैट मींस कि फूड इस वेव्स के साथ साथ आगे बढ़ता चला जाता है। The food pipe, or which we call esophagus, is part of your digestive system. It is the tube that carries food from your mouth to your stomach. It lies behind the windpipe. Windpipe के पीछे पीछे ये चल रही होती है, and in front of the spine. अगर स्पाइन है बैक साइड पे, उसके आगे और विंडपाइप के पीछे दोनों के बीच में सैंडविच होके ये फर्दरली मूव कर रही होती है। पेरिस्टेसिस का मूवमेंट एकदम याद रखिए, पेरिस्टेटिक मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यूअसली होता रहता है। स्टमक की बात करते हैं। स्टमक जो कि हमारे एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमेन में या फिर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले कार्डियक, after that pylorus and then fundus। 3 पार्ट्स में जो है ये स्टमक डिवाइड रहता है, 3 इसके पार्ट्स होते हैं। काम क्या करता है ये, सबसे पहले तो HCl का सिक्रीशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या है डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल है। सेकेंड थिंग ये क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है, ताकि इसकी जो इनर वॉल है ये क्या हो, HCl से प्रोटेक्टेड रहे, एंजाइम से या फिर जो भी इस पे गैस्ट्रिक जूसेस आ रहे हैं उसमें क्या रहे, ये प्रोटेक्टेड रहे। HCl का सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन, साथ साथ गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन। अब जहाँ पे इतने एंजाइम्स हैं तो डाइजेशन होना तो बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी सेमी डाइजेस्ट हो चुका था, बचे थे प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये प्रोटीन्स एंड फैट्स का जो सेमी डाइजेशन है वो स्टमक में ही कंप्लीट किया जाता है, स्टमक में ही ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक प्रेजेंट है, 3 इसमें पार्ट होते हैं। HCl का सिक्रीशन ये करता है, म्यूकस का सिक्रीशन ये करता है, गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन ये करता है। HCl और गैस्ट्रिक जूसेस मिलकर प्रोटीन्स एंड फैट्स का डाइजेशन करते हैं। म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस स्टमक की ही वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ताकि वहां पे किसी भी तरीके का कोई हार्म एंजाइम से अकर ना हो पाए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे डाइजेशन का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो यहीं पे फिनिश होता है। कैसे फिनिश होता है बेटा, इंटेस्टाइन खुद भी अपने जूसेस सिक्रीट कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट कर रहे हैं ये, साथ साथ पैनक्रियास से जूसेस आ रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस, और ये दोनों मिलके हेल्प कर रहे हैं कि फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाए। कैसे डाइजेस्ट हो जाए, जो कार्बोहाइड्रेट अभी तक अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च में था वो कन्वर्ट होके सिंपल शुगर बन जाए, सिंपल शुगर इससे मिल जाए।
जो अभी तक प्रोटीन था वो ब्रेक डाउन हो जाए और उससे क्या मिल जाए, उससे एमिनो एसिड मिल जाए, और जो फैट्स थे वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए और उनसे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ये चीजें मिल जाए, मतलब डाइजेशन जो है वो कंप्लीटली एंड कंप्लीटली यहाँ पे बेटा क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। हेल्प कौन कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस हेल्प कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस हेल्प कर रहे हैं, जिनकी हेल्प से ये फूड क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो पा रहा है। इसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स है बेटा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, after that jejunum and last part is ileum। 3 पार्ट्स में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड रहती है। फूड जो सेमी डाइजेस्ट होके आया था इसोफेगस और स्टमक के बाद, वो यहाँ पे आके कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन पे फूड पहुंचता है तो डाइजेस्टेड हो चुका होता है। एक और इम्पोर्टेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल कह रहे हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन, अगर हम लेंथ के बेसिस में बात कर रहे हैं। बट हम किस बेसिस में बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, और डायमीटर के बेसिस पे या उसकी मोटाई के बेसिस पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है, तो इस वजह से इसको लार्ज कहा जाता है। बट अगर आप लेंथ के बेसिस पे देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो दिस इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द लास्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन पे जो भी खाना आया है वो सब ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है, और डाइजेशन होने के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है विलाय, जो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। कुछ भी अब अच्छा खाना यहाँ तक पहुँचने के लिए बचता नहीं है, बट अभी भी कुछ एसेंशियल चीजें बची हैं। कौन सी एसेंशियल चीजें अभी भी फूड में प्रेजेंट है, वो है वाटर एंड मिनरल्स, कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ये सब अभी भी प्रेजेंट हैं, ये इनको कहीं भी निकाला नहीं गया है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन हुआ था, इनका डाइजेशन नहीं हुआ था। तो ये जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है क्या करेगी, इन चीजों का एब्जॉर्प्शन करेगी। यहाँ पे वाटर को, मिनरल्स को, इन सबको बेटा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। साथ साथ इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स कौन से, इसके 3 पार्ट्स है केसम, कोलोन एंड रेक्टम। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और फिर रेक्टम ही आगे जाके कनेक्टेड होता है विद एनस, जहाँ से फूड को, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, फूड जितना अनडाइजेस्टेड है उसको यहीं से बेटा क्या किया जाता है, इजेस्ट आउट बॉडी से किया जाता है। इजेशन का प्रोसेस जो है वो यहीं से कंप्लीट होता है। तो क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में इंपॉर्टेंट बात, 3 पार्ट्स में भी डिवाइडेड है, केसम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम आगे कनेक्टेड है एनस से, जिससे जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी का वो इजेस्ट आउट हो जाएगा। अदर देन दैट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी अकर होता है। ठीक बेटा, ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसको मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स से कुछ अटैच रहेंगी। सैलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, इनके बारे में ऑलरेडी बात की थी। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मैंने आपको बताया जो स्टमक पे अपनी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट है। बात करते हैं सैलाइवरी ग्लैंड की, तो 3 पेयर ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में। कौन कौन से हैं देखिए आपके सामने है। सबसे फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल कहाँ पे प्रेजेंट है, टंग के बेस पे लोअर जॉ के पास प्रेजेंट है। सबमैंडिबुलर कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ये जॉ लाइन का जो हमारा कर्व बन रहा है उस पे प्रेजेंट है। एंड पैरोटिड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एट द बैक साइड प्रेजेंट है। 3 ग्लैंड्स पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, 3 पेयर की ग्लैंड्स होती हैं। करती क्या है ये सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। सलाइवा में एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है बेटा, सलाइवरी एमाइलेज, या फिर अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें लिखा होगा
टाइलिन जो कि इसका पुराना नाम है। ये एंजाइम जो है फूड को, जो मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, वो यही एंजाइम है जो यूजफुल होता है। क्या लेता है ये? सलाइवरी ग्लैंड लुब्रिकेट योर माउथ, माउथ में लुब्रिकेशन रखती है, मतलब कि मुंह को चिकना करती है। हेल्प यू स्वॉलो, हमको खाना निगलने में हेल्प करती है। एड इन डाइजेशन, डाइजेशन में सहायता करती है। एंड प्रोटेक्ट योर टीथ अगेंस्ट बैक्टीरिया, दांतों को हानिकारक बैक्टीरिया से बचाती है। कौन कौन से टाइप्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। तो काम फूड का डाइजेशन, काम टीथ का प्रोडक्शन, काम स्वॉलो करने में हेल्प करना, और काम हमारे माउथ को ल्यूब्रिकेट रखना, उसको अच्छा बना के रखना। लीवर के बारे में बात करें, लीवर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि जो लीवर है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। क्या कहेंगे इसको? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। कोई आपसे पूछ रहा है तो द आंसर इज लिवर। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, देन आल्सो द आंसर इज लीवर। ठीक है, लीवर के बारे में, ऑर्गन दैट सिट्स जस्ट अंडर द रिब केज, यहाँ पे जहाँ रिब केज खत्म होता है, डायग्राम खत्म होता है, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है एब्डोमेन के रीजन में। एब्डोमेन के भी कौन सा साइड है बेटा? तो ये राइट साइड में ये प्रेजेंट रहता है। इट कैन वेट टू 4 पाउंड, मतलब 1.8 kg अराउंड इसका वेट होता है। जरूरी है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए, और क्लॉटिंग फैक्टर जो को ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, उसमें भी हेल्प करने के लिए। ये सारे टास्क जो है ये लीवर ही परफॉर्म करता है। लीवर से सिक्रीट होते हैं बेटा बाइल जूसेस, बाइल जूसेस लीवर उसको सिक्रीट करता है, जो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। तो या तो डायरेक्टली बाइल से या फिर गॉल ब्लैडर से ये जूसेस एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच के फूड के डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड, सिक्रीट्स बाइल जूस, सिक्रीशन लीवर से हो रहा है, स्टोरेज गॉल ब्लैडर में हो रहा है। बाकी इसके बारे में तो ये पेट के दाहिने और पसली पिंजरे के ठीक नीचे होती है। वजन 1.8 किलोग्राम होता है। अन्य कार्य हैं इसके, कौन कौन से कार्य? भोजन को पचाने में हेल्प कर रही है, ये तो आपको पता चल गया क्योंकि जूस सिक्रीट कर रही है। शरीर में अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालती है, जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी ये शरीर से एलिमिनेट कर देती है। और ब्लड क्लॉटिंग, थक्के जमाने वाले कारक में भी बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये सारे काम जो है लीवर के हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो राइट साइड में प्रेजेंट है। पैनक्रियाज, जैसे मैंने आपको बताया था पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रेशन हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं बाइल डक्ट भी बनी हुई है लीवर से जो आ रही है, गॉल ब्लैडर भी बना हुआ है जो बाइल को सिक्रेट कर रहा है, और साथ साथ ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है दिस इज पैनक्रियाज, जो सारे यहाँ पे बने हुए। इलोंगेटेड टेपर्ड ऑर्गन है, बैक ऑफ द बेली पे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे साइड पे जो है ये प्रेजेंट रहता है। राइट साइड ऑफ द ऑर्गन को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। कैसा ऑर्गन होता है? वाइडेस्ट ऑर्गन होता है, चौड़ा ऑर्गन होता है। एंड लाइज इन द कर्व ऑफ द ड्यूडेनम, जहाँ पे ड्यूडेनम का कर्व है वहीं पे ये हेड क्या होता है इसका प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट डिवीजन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इससे भी जूसेस सिक्रीट होते हैं। कौन से जूसेस हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस जिसमें ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन ये सारी चीजें होती हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अग्नाशय एक लंबा पतला अंग है जो पेट के पीछे और पेट के पीछे स्थित होता है। अंग का दाहिना भाग जो होता है उसे सिर कहते हैं, और ये जो सिर जो है चौड़ा हिस्सा है और ग्रहणी के वक्र में स्थित रहता है, जो कि छोटी आंत का एक पार्ट है, वहां पे ये वाली ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की अगर हम बात करें कि किस तरीके से डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जो मैकेनिकली बॉडी में अकर होता है। एंजाइम्स की हेल्प से फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है। कौन कौन से फूड को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से विलायस को एब्जॉर्ब करके पूरे ब्लड के साथ मिक्स कर देती है। तो ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए प्रोसेस होता है। देख सकते लिखा है प्रोसेस ऑफ मैकेनिकली एंड एंजाइमेटिकली ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सब्सटेंसेस फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ताकि उसको हम सिंप्लीफाई करके अपने ब्लड में अच्छे से मिक्स कर पाए। किसके लिए होता है ये? 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड डाइजेशन। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो बातें मैंने आपको बहुत पहले ऑलरेडी बता दी। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं ये भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ बेटा पढ़ लिया। सबसे पहले हमारे माउथ में होगा, माउथ में क्या होगा?
होगा, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। सेकेंडली फिर हमारे स्टमक में प्रोटीन्स एंड फैट्स का डाइजेशन होगा। अब जो तीनों सेमी डाइजेस्टेड चीजें हैं ये पहुंचेंगी इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद तीनों चीजों को कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाएगा और इसके बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इससे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होता है। एक बार देखेंगे इस फ्लो चार्ट को ताकि कोई भी डाउट्स जो है वो ना रह जाए, आपका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। कार्बोहाइड्रेट से शुरू होगा। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रहे हैं बॉडी में। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हम जो ईट कर रहे हैं वो या तो पॉलीसैकेराइड होगा या फिर डाइसैकेराइड होगा। पॉलीसैकेराइड का मतलब बहुत सारे शुगर से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल और डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिला हुआ कोई सब्सटेंस, और उसको सलाइवरी एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है ये इसको डाइजेशन में हेल्प करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू स्मॉलर पॉलीसैकेराइड या फिर माल्टोज। स्टमक में मैंने आपको पहले ही बताया कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन अगर नहीं होता है। इसके बाद पैनक्रियाटिक एमाइलेज हेल्प करते हैं और जो स्मॉलर पॉलीसैकेराइड था उनको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर डाइसैकेराइड को भी कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया जाता है मोनोसैकेराइड में। तो जब शुरू किया था पॉलीसैकेराइड था या फिर डाइसैकेराइड था और जब एंड हुआ तो एकदम सिंपलीफाई मोनोसैकेराइड बन के रेडी हो गया। हेल्प किस किसने किया बेटा, इसको फिर से देख लीजिए एक बार। हेल्प किस किसने किया, सबसे पहले माउथ में ही किसने हेल्प किया, सलाइवरी ग्लैंड्स में जो प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज उसने हेल्प किया। सेकेंडली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियास से हमारे एंजाइम्स आए उन्होंने हेल्प किया एंड आफ्टर दैट जो इंटेस्टाइन के खुद के अपने एंजाइम्स थे उन्होंने इसको हेल्प किया और इन तीनों की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट हो पाए। प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में होता है, यहाँ पे अब इधर कोई डाइजेशन का प्रोसेस अगर नहीं होता। प्रोटीन्स के डाइजेशन के सबसे पहले पेप्सिन हेल्प करेगा, ठीक बेटा, स्टमक में। आफ्टर दैट पैनक्रियास से जो आपके एंजाइम्स आएंगे वो हेल्प करेंगे, इसको और स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है पैनक्रियाटिक के और जूसेस इसको स्मॉल पेप्टाइड हेल्प करने में हेल्प करेंगे और उसके सबसे एंड में जो है इंटेस्टाइन के अपने जूसेस की हेल्प से ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेप्सिन है, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन है, साथ साथ डाइपेप्टाइडेजेस है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस है, एमिनोपेप्टाइडेजेस है, ये सारी चीजें इनको हेल्प करने में डाइजेस्ट करेंगी। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन बेटा हम पढ़ नहीं रहे। फैट्स की बात करेंगे। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, जो मैंने बताया था ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स उसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो बॉडी में जो है कवर हो पाएगा और फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो पाएगा। तो हमने बेटा क्या पढ़ा, हमने पूरा न्यूट्रिशन चैप्टर अपना फिनिश किया जिसमें हमने स्टार्ट किया कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, किस किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। कोई हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनीवोर्स है। न्यूट्रिशन इंट्रासेलुलर होता है, एक्स्ट्रासेलुलर होता है। आफ्टर दैट हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रॉफ्स है, हेटेरोट्रॉफ्स है। हेटेरोट्रॉफ्स में भी पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, स्कैवेंजर्स एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, तो दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म में फूड इंजेस्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे न्यूट्रिशियस चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, सिमुलेट करते हैं एंड आफ्टर वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से एडजस्ट आउट कर देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलके इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। अब आप अच्छे से चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।